Hello students, so today we are going to start class 9 chapter number 2, Cell, the building block of life. We will cover each and every concept in depth and detail. So be ready to secure 100 marks in your examination. Let's get started. तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं हम चैप्टर की मीनिंग. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ मतलब जिंदगी, कोई भी जिंदा चीज़, राइट. और बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि उस जिंदा चीज़ को बनाने वाले कोई भी ब्लॉक्स, और वो है सेल. यानी सेल एक बहुत छोटी यूनिट है जो कि जब कंबाइन होती है तो वो एक लिविंग लाइफ या लिविंग क्रिएचर को जन्म देती है, राइट. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन. वेयर डिड लाइफ बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये उठता है कि लाइफ जो है वो आई कहाँ से है. तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना था कि लाइफ जो है वो पानी से आई है, पानी से ओरिजिनेट हुई है. छोटे छोटे जो वाटर पूल्स थे, जब उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो आपका लाइफ ओरिजिनेट हुई, राइट. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? वो वाटर पूल्स जो कि बहुत गर्म होते हैं 24 आवर 365 डेज हमेशा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पूगा वैली इन लद्दाख. तो लद्दाख में पूगा वैली नाम की एक हॉट स्प्रिंग है जो कि बहुत ही, जिसमें हाई टेम्परेचर रहता है, लगभग एक पानी को उबलने लायक टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर उसमें रहता है. इवन दो लद्दाख एक बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट वाला प्लेस है, राइट, तब भी. तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, ये कंडीशन लगभग हमारे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की हुआ करती थी. जो हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा गर्म थी उस टाइम पे, और उसी टाइम ये माना जाता है कि लाइफ हमारी ओरिजिनेट हुई. ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में भी रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हीट लविंग बैक्टीरिया, और उनका नाम होता है थर्मोफाइल्स. तो थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया है जो कि हीट लविंग है और हॉट स्प्रिंग में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. ये अधिकतर यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से बने होते हैं. फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेल. सेल क्या है बच्चों? सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये. अब यहाँ पर दो कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. स्ट्रक्चरल यानी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देना, किसी भी चीज़ की शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें हमें सेल ही देता है. फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं. अब हमारा एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है. क्यों है? क्योंकि हम सब सेल से बने हैं. वो सेल यूनाइट हुए, एक साथ जुड़े, तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. और जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी सारे के सारे सेल की वजह से ही हैं. तो सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ें देता है, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शनिंग, राइट. एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द टाइनीस्ट बैक्टीरियम टू अ जाइंट ट्री ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल. चाहे छोटी से छोटी चींटी हो, चाहे बड़ा से बड़ा हाथी हो, सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी लिविंग बींग्स है, वो सब के सब सेल से बनते हैं. अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. कि अब देखो, अगर एक सेल हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, और अगर बहुत सारे सेल्स हुए तो मल्टी सेलुलर होगा. सिंपल एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा यूनिसेलुलर है, एक सेल से बनते हैं. प्लांट, फिश, बर्ड, ह्यूमंस मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनते हैं. एंड ये चेन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चेन है. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पर अब ग्रुपिंग स्टार्ट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला बहुत छोटी सी जो यूनिट है वो सेल है. जब बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे. जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. यस और नो? नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी सेल. हम सेल की स्टडी कैसे करते हैं? सेल्स बच्चों बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं. ये मान लो कि 0.1 mm जो है वो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई की. यानी आप सोचो कि जब आपके कोई भी, मीनिंग 2 पॉइंट्स क्लोजर देन 0.1 mm कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट. मतलब अगर 0.1 mm से क्लोजर पॉइंट हुआ तो वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, सेपरेट हो ही नहीं पाएगी. तो कुल मिला के सेल इतने ज़्यादा छोटे हैं जो कि आप अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हो. सो जो हमारे रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि पहले इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को 1665 में अपने खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, जिसकी मैग्निफिकेशन 200 to 300x थी. और उन्होंने ऑब्जर्व ये कहाँ किया? ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो हमारा पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो हमारा ये बार्क होता है,
उसमें से उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क निकाला और उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप इन 1665। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि ये जो कॉर्क था इसमें हनी कॉम्ब टाइप के डिपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए थे। और तब उन्होंने ये बोला कि जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, स्मॉल रूम्स जो हैं, उसका नाम इन्होंने दे दिया सेल। इन्होंने बोला यही सेल है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों जो माइक्रोस्कोप है उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप नाम से समझना है, बहुत सिंपल है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं, स्कूल लैब्स में ये अधिकतर रखे जाते हैं, और इसकी मैग्निफिकेशन 10x या 40x की होती है, यानी ये चीज़ों को इतना बड़ा कर सकते हैं, 10x या फिर 40x। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट का यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको आई होप पता होगा, एटम जो होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की ये बात हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आपका लिखा है कि ये जो सेल को दिखाता है ना, ये किस स्केल तक दिखा सकता है, ये 1 नैनोमीटर के स्केल तक दिखा सकता है। 1 नैनोमीटर जो होता है ना, वो बच्चों इक्वल होता है आपका 10 की पावर -6 mm के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10 की पावर -6 mm के इक्वल होता है। नाउ अब हमारा ये स्ट्रक्चर है लाइट माइक्रोस्कोप का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आई पीस किसे बोलते हैं, आर्म किसे बोलते हैं, नोज पीस किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस किसे बोलते हैं, स्टेज, डायफ्राम, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, लाइट सोर्स एंड बेस। ये सारे आपको कंपोनेंट्स एक बार अंदाज़ा होने चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। द सेकेंड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कैसा होता है। तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन सोर्स, कंडेंसर लेंस, अपर्चर, स्कैनिंग कॉइल, ऑब्जेक्टिव लेंस, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड सैंपल। ये सारा इसका सिस्टम होता है जिससे ये वर्क करता है। नाउ ऑफ कोर्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए अगर सिलेबस में है तो। द फीचर दैट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। अब जो हमारे माइक्रोस्कोप है उसमें कुछ कुछ चीज़ें ना इम्प्रूव हुई है समय के साथ। 3 चीज़ें इम्प्रूव हुई है। पहला, रेजोल्यूशन, मतलब कितना क्लियरली आप देख सकते हो चीज़ों को, वो बढ़ाया गया है, रेजोल्यूशन पावर बढ़ी है। कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्राइटनेस से रिलेटेड है ये, कि डिफरेंट पार्ट्स जो है ऑब्जेक्ट के उसकी ब्राइटनेस का डिफरेंस क्या है उस हिसाब से। और मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितना ऑब्जेक्ट आप और लार्ज करके देख सकते हो। तो ये 3 कॉम्पोनेंट पे काम किया गया है माइक्रोस्कोप के, और इन चीज़ों को बेहतर बनाया गया है समय के साथ। नाउ हाउ टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। अब हम सेल का साइज कैसे पता लगा, ये आपका बच्चों बायो में न्यूमेरिकल आ गया। अब हम बात करेंगे बायो में न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो फॉर्मूला है सामने आपके लिखा हुआ, कि साइज जब आपको बताना है ना सेल का, तो आपको उसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, कि जो भी आपकी विजिबल फील्ड है उसका डायमीटर क्या है, और आप उसे डिवाइड कर दोगे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है उसके डायमीटर के साथ। फॉर्मूला फिर भी टफ लग सकता है, हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ, ताकि जब आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, आपको 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, कि आपको साइज ऑफ द सेल बताना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डायमीटर। अब आपको डायमीटर पता है सेल का कि वो 5 mm है, पहले आप उसे माइक्रोमीटर में चेंज कर लोगे। ठीक है, कर लिया आपने। तो आपने क्या करा, 5 mm को माइक्रोमीटर में चेंज किया 1000 से इंटू कर। ठीक है मैम। नाउ 25 सेल्स थे आपके टोटल नंबर में, 25 सेल्स थे डायमीटर के साथ। तो आपने क्या करा, सिंपली उसे डिवाइड कर दिया, ख़त्म। यानी आपने सबसे पहले जो है माइक्रोमीटर में डायमीटर लिया, फिर आपने नंबर ऑफ सेल्स लिए, ठीक है, एंड देन आपने जो है क्या करा, उन दोनों को डिवाइड किया, तो आपका आंसर आ गया, साइज आ गया सेल का। तो यही आपने करना है। जो हमारा आईपीस होता है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको कभी ना मैग्निफिकेशन बताने के लिए आए कि मैग्निफिकेशन बताओ कि क्या होगी, तब जो है आपको मैग्निफिकेशन कैसे निकालनी है, आई पीस को इनटू कर देना ऑब्जेक्टिव से। आपका यहाँ पर इस केस में हमारा जो आई पीस है ना वो 10x था और ऑब्जेक्टिव 10x था। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल मैग्निफिकेशन मेरे पास कितनी आ गई, 100x आ गई। तो कुल मिला के मैग्निफिकेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक आपका यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे 1 माइक्रोमीटर में 1 mm में हमारे 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 mm में हमारे 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं।
द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो मैंने आपको ये बताया दुनिया में कोई भी जिंदा चीज़ सेल से बनती है। सेल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आप अपनी आंखों से उसे देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हो। बट अब हम बात करने जा रहे हैं कि सेल मैम दिखता कैसा है, होता कैसा है। तो सबसे पहले तो उसकी एक बाउंड्री लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी मान लो अगर ये मेरा एक सेल है तो इसके ऊपर ऐसे करके एक मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम होगा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो दोनों ही चीज़ सेम, अगर कभी कोई टीचर पढ़ाए और वो बोले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है। तो हमारे सेल के ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसका क्या काम है, ये सब्सटेंस को अलाउ करती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में वो मूव हो पाए। यानी सेल के अंदर का एक इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का एक इन्वायरमेंट है, तो चीज़ों का आना जाना ये कौन अलाउंस देता है, सेल मेम्ब्रेन अलाउंस देती है। तो एक तरह से एक गेट हो गया सेल का, है ना, एक रास्ता हो गया, डोर हो गया, जो कि अलाउ कर रहा है किसी को भी अंदर जाना या बाहर जाना। फिर है सेल मेम्ब्रेन, ये यूनिवर्सल फीचर है किसी भी सेल का, यानी हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को बाहर रहकर, और इंडिविजुअलिटी है ये सेल की। और इसके अलावा सिलेक्टिवली परमीबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार PYQs में देखा गया है। सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, नाम से समझिए बच्चों। सिलेक्टिव यानी कुछ, परमीबल यानी अलाउंस कि हाँ इसकी परमिशन है। तो सिलेक्टिव यानी कुछ और परमिबल यानी परमिशन, यानी कुछ चीज़ों को आने की परमिशन है मात्र, सारी चीज़ें इसमें एंट्री नहीं ले सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों, उसमें वो अगर अलाउ करती है ना किसी भी चीज़ को अंदर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, तो वो कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करती है। इसीलिए हमने इसका नाम डाल दिया है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है, सबको अलाउ नहीं करती है। फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर। अच्छा, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की, और उन्होंने बोला कि हम जो है एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दे रहे हैं जो कि सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से बताएगा। अब ये आपका इस बार इस सेशन में न्यू बुक में न्यू ऐड हुआ है कम्प्लीटली, सो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहले ये 11th-12th में हुआ करता था, अभी 9th में आ गया है। सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल साइंटिस्ट के द्वारा एक दिया गया मॉडल था जो कि सेल के स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत पतली होती है, लगभग 7 से 10 नैनोमीटर पतली, या फिर पतली थिन बोलो या थिक बोलो, कुल मिलाकर 7 से 10 नैनोमीटर की होती है। और ये ना दो चीज़ों से बनती है, पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बनी है, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हो, ये लिपिड बाई लेयर है, ये आपकी अपर है, ये आपकी लोअर लेयर है ना लिपिड की। और यहाँ पर ये जो आपके ब्लूइश स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये आपके प्रोटीन्स हैं। तो हमारे लिपिड बाई लेयर है, दो फैट की लेयर से बनी हुई है। इसमें जो है एक होता है वाटर अट्रैक्टिंग हेड, एक होता है वाटर रेपलिंग टेल। ये याद रखना, आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, समझो इस बात को बच्चों। हाइड्रोफोबिक, फोबिक यानी फोबिया, फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोफोबिक यानी पानी का डर, पानी से दूरी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब दोस्त, यानी पानी से दोस्ती, पानी के करीब, तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। अब वाटर अट्रैक्टिंग हेड है, यानी हेड जो है ना वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है, तो याद रखेंगे। प्रोटीन्स जो है वो बाइलेयर, जो लिपिड से 2 लेयर बनी है, उसमें प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है, उसी के अंदर है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों क्या प्रोसेसेस है, और मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, देखो डिफ्यूज़न इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। मतलब कि एक एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट दे रही हूँ कि ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है। यहाँ पर मान लो कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, मैंने आपसे बोला कि आप बताओ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, ज़्यादा से कम में या कम से ज़्यादा में, ऑटोमेटिक मूवमेंट जो होगी। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ज़्यादा से कम वाले में हमेशा चीज़ें जाती है ताकि बैलेंस हो पाए, यही चीज़ है, यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी पार्टिकल की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बिना किसी मेम्ब्रेन के, तो वो डिफ्यूज़न हो जाएगा।
ऑस्मोसिस भी ऑलमोस्ट ये है, बट ऑस्मोसिस में हम पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में हम गैसेस की बात कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सारे मैटर आ जाते हैं, बट ऑस्मोसिस इज ऑल अबाउट वाटर एंड लिक्विड ओनली। इसमें जो है सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन से जो है मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। यानी दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि हायर से लोअर में मूवमेंट होगी, बट डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं है और ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन होगी। अब ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके 2 रूम्स हैं, ये है रूम नंबर 1, ये है रूम नंबर 2, और यहाँ पर एक डोर लगा हुआ है जो कि आपके सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, यहाँ पर पानी जो है, वाटर जो है पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर हाफ भरा हुआ है। मैंने गेट खोल दिया, जैसे मैं गेट खोलूंगी जाहिर सी बात है जो फर्स्ट रूम में जिसमें बहुत सारा पानी था वो सेकेंड रूम में मूव करने लग जाएगा। तो खुद ही मूव कर रहा है, मैंने तो नहीं बोला मूव करने के लिए, गेट खोलते ही ऑटोमेटिक मूवमेंट हुई क्योंकि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है चीज़ें थ्रू दो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑस्मोसिस का, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑन अ सेल, कि हमारे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। ये तीनों याद रखना, नाम पहले समझो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब जो आइसोटोनिक है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर और सेल के अंदर हमेशा इक्वल होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर इक्वल होगी। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर कम होगी और अंदर ज़्यादा होगी, और हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी और अंदर कम होगी। अब ये किसके बाहर और अंदर की बात हो रही है, सेल के बाहर और अंदर की बात हो रही है। सेल के बाहर एक कंसंट्रेशन होगी, सेल के अंदर एक कंसंट्रेशन होगी। तो जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ कम है उसके बिहाफ पे जो है मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की। तो अब आइसोटोनिक में सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। बट हाइपोटोनिक में पानी जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा और सेल जो है फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। हाइपरटोनिक में पानी जो है वो सेल के बाहर जाएगा जिससे कि सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 3 सॉल्यूशन का केस की नाम क्या है, उसका मतलब क्या है और उसके क्या इफेक्ट है। इसका एक डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, और तीनों सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि कब जो है पानी अंदर जा रहा है, कब बाहर जा रहा है, कब श्रिंक हो रहा है, कब स्वेलिंग हो रही है, एंड ऑल दीज। नाउ आपके बुक में बच्चों एक एक्टिविटी है, पोटैटो एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी है, वो 2.2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका, ये आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जो 2 कन्फ्यूज़न है ये आपको मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो इन प्लेन वाटर, जब भी आप एक आलू को नॉर्मल पानी में डालते हैं तो वहाँ पर वो हाइपोटोनिक कंडीशन देता है जिसके कारण जो है स्वेलिंग हो जाती है सेल्स की, है ना, और वाटर जो है एंटर कर जाता है बाय ऑस्मोसिस। हालांकि अगर आप पोटैटो को, उसी आलू को 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएंगे और वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों कि हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक में स्वेलिंग हो रही है, पानी जो है अंदर आ रहा है, और हाइपरटोनिक में श्रिंकेज हो रही है, पानी बाहर जा रहा है। सिंपल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। अच्छा, जो पहले था वो सेल मेम्ब्रेन था, अब जो है वो सेल वॉल है। क्या फ़र्क होता है, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है या कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में। ह्यूमंस में या फिर बाकी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन अराइजेज, मैम इतनी पार्शियलिटी क्यों, इतना भेदभाव क्यों, प्लांट में सेल वॉल एक्स्ट्रा क्यों है, हम में क्यों नहीं है? तो उसी का रीज़न मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लांट बच्चों मूव नहीं कर सकते, उनके पास हमारे तरह पैर नहीं है कि वो मूव करे, तो उनको रिजिडिटी और सपोर्ट की नीड होती है। इसीलिए प्लांट सेल के पास एक एडिशनल लेयर दी गई है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाली लेयर है प्लांट्स के पास। वो भी इसलिए दी गई है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको रिजिडिटी और सपोर्ट की ज़्यादा नीड होती है। की फीचर्स क्या है सेल वॉल के, सेल वॉल जो है केवल प्लांट्स में, फंजाई और बैक्टीरिया में होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, और ये सेलुलोज से बनती है, ये रिजिड होती है लेकिन परमेबल भी होती है, मतलब कुछ पार्टिकल्स को आने जाने देती है, ये शेप को मेंटेन करती है और प्लांट्स को जो है अपराइट यानी बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है। व्हाट हैपन व्हेन अ प्लांट सेल लूजेज वाटर, ऑस्मोसिस। अब क्या होगा अगर प्लांट सेल जो है पानी को लॉस करने लग गया। प्लांट सेल प्लेस इन कंसनट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन लूजेज वाटर, इनर कंटेंट श्रिंक। इसमें भी सेम चीज़ है, प्लांट को मान लो मैंने एक शुगर सॉल्यूशन में डाला तो वो पानी को लूज करेगा और वो श्रिंक हो जाएगा, और आउटर बॉडी जो सेल वॉल है ना वो सेम रहेगी। ये एक बच्चों यहाँ फ़र्क है। देखो मान लो ये प्लांट सेल है,
और ये एनिमल सेल है। दोनों में जब पानी बाहर आएगा ना तो एनिमल सेल तो आपका श्रिंक हो जाएगा। जो प्लांट सेल है, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल है, तो सेल वॉल क्या, उसका क्या काम था कि वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी। तो वही यहाँ चीज़ लिखी हुई है कि आउटर बाउंड्री जो सेल वॉल है वो हमेशा सेम रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट होल्ड्स द शेप, ये क्या करेगी, शेप को मेंटेन रखेगी। यानी प्लांट सेल अगर पानी लूज भी करता है तो उसकी शेप क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारी उसकी शेप मेंटेन रहेगी। सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस इज नॉन एज प्लाज्मोलिसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना बच्चों, जब वो क्या करती है, सेल वॉल से दूर जाती है, उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। मैंने आपसे बोला कि ये मेरा एक सेल है, प्लांट सेल। ये आपका बाहर वाली जो है वो सेल वॉल है, ठीक है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। अब जब आपका अंदर का मटेरियल जो भी है वो बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाएगी, लेकिन सेल वॉल जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वैसी ही रहेगी। और क्योंकि सेल वॉल बिल्कुल वैसी ही है तो इसीलिए प्लांट सेल जो है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर रही है बच्चों, तो क्या आप मानते हो कि जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे अंदर की तरफ आ गई होगी, यानी कहीं ना कहीं वो सेल वॉल से दूर गई, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से क्या जा रही है, दूर जा रही है, पुल अवे हो रही है। नाउ अब है हमारा टॉपिक द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। अब हम सेल के अंदर की बात करेंगे। सेल के अंदर मेनली बच्चों 3 बेसिक पार्ट होते हैं। बाहर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल है, सेल के ऊपर जो है सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पर आपका बीच में न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म जो है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, और न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं बच्चों, द साइटो ऑर्गेनेली सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दैट ईच परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। अब हमारे सेल में ना साइटोप्लाज्म जहाँ पर है वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनेली से होती है जो कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, और वो अपनी स्पेसिफिक जॉब जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनेली या व्हाट आर ऑर्गेनेलीज। तो आप क्या बोलेंगे कि जो आपके ऑर्गेनेलीज है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं। फिर अब हमारा आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PYQs में बहुत बार आया हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक, अब मैं इसको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की। इतना याद रखना, प्रोकैरियोटिक बुरे सेल है, यूकैरियोटिक अच्छे सेल है। जो बुरा सेल है उसके पास कुछ भी ढंग का नहीं है, और जो अच्छा सेल है उसके पास सब कुछ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक बिल्कुल छोटा सा 1 से 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर है, यूकैरियोटिक सेल में 10 से 100 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, यानी उसकी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल तो बड़ा अच्छा वाला सेल है, तो उसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए। एंड प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का यानी हम में जो सेल है उसमें उसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड फंजाई। राइट, इसमें एक और मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। तो एक चीज़ याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल में अच्छा खासा सच्चा न्यूक्लियस है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर है बट वो प्योरली न्यूक्लियस नहीं है, वो एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी जो कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। राइट, एक और चीज़ याद रखेंगे, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें हमेशा सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। हमारा डीएनए जो होता है वो लीनियर डीएनए होता है बच्चों, यानी यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल इन अ रीजन नॉन एज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है प्रोकैरियोट्स में। ओके,
द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेली। अब बच्चों सबसे मेन जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट हो रहा है कि जो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है जिनका अपना अपना काम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनेली है, क्या काम करती है, कैसे फंक्शन करती है। फर्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बच्चों कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, याद रखेंगे। ये जितने भी ऑर्गेनेलीज है ना उसमें मैक्सिमम ऑर्गेनेली को हम एक नाम देंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछेगा डिफाइन न्यूक्लियस या फिर एक्सप्लेन न्यूक्लियस, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल। तो आपको पता लगाना पड़ेगा, अच्छा जी ये कंट्रोलिंग सेंटर मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है। इसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, यस और नो, एंड आरएनए भी इसमें होता है न्यूक्लियस में। सो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर 2 लेयर्स रहती है। डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। पोर्स बोले तो छेद, छोटे छोटे से छेद होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ताकि जो है कोई भी मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ पाए या फिर बाहर जा पाए। इसमें न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का मतलब होता है एक डेंस राउंड बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जिससे राइबोसोम्स जो है बनते हैं, ठीक है। एंड हमारा क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड क्रोमोसोम्स जो है वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये डेफिनेशन ज़रूर बहुत छोटी है बट आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए डेफिनेशंस का, ठीक है। क्रोमोसोम विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम बनते किससे? डीएनए और प्रोटीन से, यानी यहाँ डीएनए प्रोटीन, ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। डीएनए जो होता है उसमें क्या होता है? डीएनए में बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और जो है वही पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। और जो डीएनए है उसकी फंक्शनल यूनिट को हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी डीएनए जो एक्सप्रेस करता है ना कैरेक्टर्स को प्रोजेनीज में जाके, आगे बेबीज में जाके, वो जीन्स के थ्रू करता है। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब डीएनए क्रोमेटीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रोमेटीन का मतलब होता है इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक मटेरियल। अब देखो सेल के बच्चों 2 स्टेट होते हैं, एक जो सेल डिवाइड कर रहा है, एक जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है ना तो उसके अंदर डीएनए जो है वो क्रोमेटीन के फॉर्म में होगा, बिल्कुल इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक मटेरियल। मतलब ये मान लो आपने बहुत सारे धागों को मिक्स कर दिया हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और जैसे ही वो डिवाइडिंग स्टेट में जाएगा तो क्रोमेटीन जो है वो किसको फॉर्म कर देगा? डीएनए को फॉर्म कर देगा और बाकी आगे की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्रोमेटीन जो है वो पहले होगा क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होगा और क्रोमोसोम जो है आपको पता है वो डीएनए से ही बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्रोमेटीन कब होगा? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। जब सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमेटीन किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। फिर ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी इसके सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व कर लीजिए, क्या पता लेबलिंग आ जाए। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोलस, ये बड़ा सा न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटीन, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ये सारी की सारी चीज़ें आपके न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। अब हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? आपको पता होगा हमारे जो ब्लड होता है उसमें आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि बॉडी में एक ऐसा सेल बताओ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप लिख के आ जाना आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इसमें क्यों नहीं होता है, अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं है न्यूक्लियस, तो सिंपली आपको बोलना है कि आरबीसीज का फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है। उसमें जो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसका फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना। और अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसी में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, और अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी की जा सकती है। तो स्पेस को बढ़ाने के लिए आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो पाए, ओके। और इसका लाइफ स्पेन 120 डेज़ का होता है। हर 120 दिन में आरबीसीज जो है वो दोबारा डिवाइड होकर न्यू फॉर्म होती है। द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अगर पूछा जाए आपसे कि टेल द नेम ऑफ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, आप बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो ऐसे ही बिल्कुल फ्रीली घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल बिंदास होके, और कभी कभी ये जो है अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फंक्शन क्या है इसका? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जहाँ पर भी आपने नाम सुन लिया राइबोसोम, समझ जाना वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कंपलसरी हो ही रही होगी। उनका फंक्शन ही ये है। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होते हैं।
ठीक है, प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है, वो कोई सा भी सेल हो उसमें प्रोटीन की तो नीड होगी होगी, तो राइबोसोम हमेशा पाए जाते हैं हर सेल में। थर्ड है आपका ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ER। तो ER की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, यानी ये चीज़ों को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। सबसे लार्ज ऑर्गेनेली है जो कि आपका बहुत बड़े नेटवर्क में फैली है साइटोप्लाज्म में, और ये 2 चीज़ें बनाती है, 3 चीज़ें मेनली बनाती है, प्रोटीन, फैट एंड हॉर्मोन्स। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन, फैट और हॉर्मोन्स की सिंथेसिस करती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन आता है मैम ये रफ और स्मूथनेस कहाँ से आ गई? देखो ये स्ट्रक्चर देखो ज़रा, यहाँ पर जो है बेसिकली आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बच्चों, उसके ऊपर जो है अगर राइबोसोम अटैच हो गया तो अब ये रफ बन जाएगा ऐसे करके, बट अगर इसके ऊपर कुछ अटैच नहीं है तो ये स्मूथ ही रहेगा, बस ये फ़र्क है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है तो वो रफ है, राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो स्मूथ है, दैट सिंपल। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया, रफ में राइबोसोम होगा, स्मूथ में नहीं होगा। फंक्शन पे देखो, राइबोसोम मैंने क्या बताया था, जहाँ राइबोसोम होंगे वहाँ प्रोटीन बनेगा। देखो सच हो गई मेरी बात, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम है। स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं है तो वो लिपिड बना ले रहा है, दैट सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। अगर क्वेश्चन आया कि नेम एन ऑर्गेनेली विच पैकेज एंड विच इज नॉन एज द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, तो आप क्या बोलेंगे, गोल्गी एपरेटस, राइट। तो हमारा जो गोल्गी एपरेटस है वो पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर होता है, चीज़ों को पैक करता है और डिलीवर करता है। ये एक तरह से अमेजोन की तरह काम कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी जोमेटो ऐप की तरह काम कर रहा है, पैकिंग करी और डिलीवर करा दिया, है ना। और ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। पहले 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, और बेसिकली ये फंक्शनली लिंक्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन से। इसका मात्र काम है मॉडिफाई करना, पैक करना प्रोटीन और लिपिड्स को, और जो है ER से लेना और फिर जो है पहुंचाना दूसरी जगहों तक। ठीक है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड पैकेट्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, ये सारे काम भी है इसके कि ये लाइसोसोम को भी फॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को। और इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से पोस्ट ऑफिस है सेल का, रिसीव किया, पैक किया, शिप किया मटेरियल को, इसलिए हम इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बताओ किसे, गोल्गी एपरेटस को। ओके, द नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, अब देखो जहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ थोड़ा सा तो वेस्ट आएगा ही आएगा, थोड़ा सा तो गार्बेज आएगा ही आएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सारे सेल्स बिल्कुल साफ रहे, जिसके लिए एक महारथी ऑर्गेनेली बनी है, दैट इज़ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो क्लीन अप सिस्टम होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट एक कीटम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है तभी ये चीज़ों को साफ कर पा रहा है ना, एंजाइम्स ही हैं जो चीज़ों को इनगल्फ कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्लीन अप कर पा रहे हैं। तो लाइसोसोम्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अनवांटेड प्रोटीन को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब को तोड़ते हैं, और जितने भी डैमेज पार्ट है सेल को उसको जो है क्या करते हैं, ठीक करते हैं, राइट। सेल को क्लीन रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो हमारा ह्यूमन स्पर्म होता है सेल, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम ही होते हैं, है ना। जो मेल्स होते हैं उसमें जो टेस्टिस होता है, उसमें जो स्पर्म्स बनते हैं उसमें जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। और जब एक स्पर्म जो है वो एग से मीट करता है तब जो है एग की लेयर को तोड़ने का काम, फर्टिलाइजेशन का काम ये लाइसोसोमल एंजाइम ही कराते हैं, यानी वहाँ पर भी ये डाइजेशन ही कर रहे हैं मेम्ब्रेन का, ओवम की। द नेक्स्ट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, ये बहुत फेमस लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस बोले तो एनर्जी देगा, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगा। 2 मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, पोरस, पोरस का मतलब होता है छेद छेद वाली, राइट। एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्रिस्टई बोलते हैं, और ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाती है केमिकल रिएक्शन के लिए। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्रिस्टे है ताकि वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा सके। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये DNA है, फिर आपका ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर राइबोसोम्स हैं और क्रिस्टे यानी ये फोल्डिंग्स हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन क्या है इसका,
फंक्शन है कि ये बेसिकली ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। हम आपको पता होगा, हम जो है रेस्पिरेशन जब लेते हैं तो हमारा ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें ये उसकी फंक्शनिंग होती है, एटीपी रिलीज होता है। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है बच्चों। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारी एनर्जी करेंसी है उसको हम INR बोलते हैं, राइट। वैसे ही हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जो कि एनर्जी करेंसी है। और जब एटीपी खर्च होती है तो काम होता है, और उस एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और लगभग सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी एटीपी की वजह से ही होती है, इसी को यूज़ करके होती है। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है बहुत सारे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता वो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन आप आंसर लिखेंगे कि छोटे छोटे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बेटर है, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा केमिकल रिएक्शन के लिए और ज़्यादा फास्ट एनर्जी मिलेगी। स्पेशल फीचर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन एक आता है कई बार कि ऐसे 2 ऑर्गेनेलीज का नाम बताइए जिसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम हो। सारी ऑर्गेनेलीज के पास नहीं होता, मात्र ऐसी 2 ऑर्गेनेली है जिनके पास अपना खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम है। पहला उसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारा अगला प्लास्टिड्स। ओके, तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। प्लास्टिड की स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और इनका मेन काम होता है ये फूड सिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा प्लास्टिड का, जिसमें आपको थैलेकॉइड्स दिख रहे होंगे, आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे, आपको स्ट्रोमा दिख रहा होगा, आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, आपको ग्रेनम दिख रहा होगा, आपको लैमेला दिख रहा होगा, आपको आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में होती है, प्लास्टिड में होती है। 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों में फ़र्क क्या है ये समझो। हमारा तीनों में ना बेसिकली कलर के हिसाब से हम बता रहे हैं, पिगमेंट के हिसाब से। पिगमेंट यानी जो कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। आई होप आपने क्लोरोफिल के बारे में सुना होगा। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होती है जो कि आपका लीव्स में होती है और उसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो हमारा जो क्लोरोफिल है ना वो क्लोरोप्लास्ट जो है उससे ही हमें मिल रही है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल नाम की, जो ग्रीन कलर की होती है। इसका काम फोटोसिंथेसिस में होता है और एग्जाम्पल में है लीव्स में पाई जाती है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट होती है। आपने देखा होगा देयर आर सम ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स जिनकी जो कुछ लीव्स होती हैं वो येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, इन सारे तरह की हो जाती है ना, डिफरेंट कलर्स की हो जाती हैं। तो अब क्वेश्चन अराइजेज कि उनका वो कलर कहाँ से आता है, वो क्रोमोप्लास्ट से आता है बच्चों। तो क्रोमोप्लास्ट ही है जो इस तरह के रंग एक प्लांट में या ट्री में देता है। ब्राइट कलर्स जो है फ्लावर्स को देने का काम यही करता है, फ्रूट्स को कलर देने का काम यही करता है। और एग्जाम्पल क्या है, फ्लावर, पेटल्स, फ्रूट, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होती है, कलरलेस, बिल्कुल जैसे हमारी स्टूडेंट्स लाइफ की ज़िंदगी हो जाती है ना कलरलेस, वैसी ल्यूकोप्लास्ट है, बिल्कुल उसमें कोई कलर ही नहीं है। इसका सिंपल सा एक काम है कि फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को। ठीक है, एन एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, जो कि स्टोर करता है स्टार्च को। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है इसमें, सेमी फ्लूइड इसके में एक लिक्विड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा एक सेमी फ्लूइड, सेमी यानी 50% है ना, 50% फ्लूइड लाइक एक सब्सटेंस होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। स्ट्रोमा जो है उसके अंदर डिस्क शेप की मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और शुगर एंड स्टार्च जो है वो स्टोर किए जाते हैं स्ट्रोमा में। तो अगर फंक्शन आ जाए कि जो स्ट्रोमा था इसका क्या फंक्शन है, तो लिख के आ जाना कि शुगर एंड स्टार्च को स्टोर करता है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नाउ इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज वैक्यूल। वैक्यूल्स जो है वो क्या है, वो स्टोरेज होम है बेसिकली। ये ऑर्गेनेली जो है वो स्टोरेज के काम आती है। हमारे घरों में जैसे जब भी आपका राशन आता होगा तो आपकी मदर जो है वो सब्जी को या फिर राशन को स्टोर करके रखती होंगी ताकि अगर कभी ख़त्म हो जाए तो आप उसे यूज़ कर पाओ। ऐसे हमारे सेल भी है कि कभी भी अगर मान लो आपने उपवास रखा है, खाना नहीं खाया है, तो तब क्या होगा, वो स्टोर फूड जो है या स्टोर न्यूट्रिएंट जो है वही यूज़ होता है। तो हमारा जो वैक्यूल्स होते हैं ना, उनका यही काम है कि वो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं और वो वाटरी फ्लूइड सेल सेप से भरे होते हैं। सेल सेप का मतलब होता है एक वाटरी फ्लूइड जो कि वैक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये पानी
पानी को, मिनरल्स को, शुगर को, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, करता है लार्ज वाटर को, मेंटेन करता है प्रेशर को, और प्लांट वगैरह में जो है उसको अपराइट रखता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, टेम्पररी स्टोरेज में काम आते हैं। प्लांट्स में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और वहाँ पर भी वो स्टोरेज का काम करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक टेबल है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। तो अब हम जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है ना, वो किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, बस आपने ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की और एक यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी ऑर्गेनेली किस में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन तीनों में प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट है, बाकी दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म तीनों में प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो केवल यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। न्यूक्लियोइड जो है वो आपका केवल प्रोकैरियोट में होता है, न्यूक्लियोइड जो है केवल प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में दोनों में ही ये एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है, उसमें भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। गोल्गी अपरेटस अगेन प्रो में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में, प्लांट में कभी कभी होता है और एनिमल में हमेशा होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता है, यूकैरियोट में जो है होता है, और एनिमल सेल में जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स होता है या फिर कभी कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब आता है हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड, कि हमारे इतने सारे सेल्स हैं, क्या है, कैसे है, कहाँ है, कब है। वी हैव स्टडीड एवरीथिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सेल ग्रो और डिवाइड होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है क्या वो हमेशा छोटा रहता है? नहीं ना, बड़ा होता है। हम सब बड़े हुए ना, क्यों हुए? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के नंबर इंक्रीज हुए, तभी तो हम बड़े हुए। और बड़े होने के बाद जब हमारी हाइट रुक जाती है तब अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें सारे सेल्स ज़िंदगी भर थोड़ी काम करते हैं, वो मरते रहते हैं और फिर डिवाइड होकर ग्रो होते रहते हैं। तो ये एक साइकिल चलती रहती है जिसका नाम होता है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का मतलब होता है कि सेल उसमें रिपीटेडली क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। हमारी बॉडी में जो है उसमें सेल ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं और रिप्लेस करते हैं ओल्ड डेड या डैमेज सेल को। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें जो है न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, याद रखना। सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं है कि कहीं से सेल बिल्कुल चमत्कारी रूप से आ जाएगा, नहीं। पुराने सेल से न्यू सेल का आना ही सेल डिवीज़न होता है। इसी से ग्रोथ होती है, डैमेज टिश्यू रिपेयर होता है, रिप्रोडक्शन होती है। सेल साइकिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हमारी बॉडी में 100 ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स हैं जो कि रिप्लेस किए जाते हैं। अब सेल डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की सेल डिवीज़न होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। बच्चों देखो, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म्स, इसे हम बोलते हैं जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। बाकी बचे हुए सारे सेल को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। बाकी बॉडी में बचे हुए सारे सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो हमें दो कैटेगरी मिल गई। अब इन दोनों कैटेगरी के बिहाफ पे ही डिवीज़न होती है। जो हमारे जर्म सेल्स हैं उसमें होती है मियोसिस और जो हमारे सोमैटिक सेल है उसमें होती है माइटोसिस। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इन डेप्थ। मियोसिस जो है वो एक ऐसी डिवीज़न है जो कि रिडक्शनल है। रिडक्शनल क्यों है? इसमें बच्चों हमारे ना एक प्लॉइडी होती है। प्लॉइडी मतलब इतना भी समझ लो कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना तो उसकी प्लॉइडी होती है 2n। और जब वो एक बेबी को कोई भी कपल बनाता है तो उस बेबी की प्लॉइडी होनी चाहिए 2n। क्वेश्चन अराइजेज, अगर हमारे एक मम्मी है एक पापा है और दोनों कंबाइन करेंगे अपने अपने गैमेट्स को तो एक के पास 2n है, इनके पास भी 2n है, तो कंबाइन होके मैम 4n बन जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगी, बेबी फिर 4n आ जाएगा, प्लॉइडी उसकी अलग हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो सॉल्यूशन ये निकलता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं ना उनके जो गैमेट्स हैं, एक के पास स्पर्म होगा एक के पास ओवम होगा, इन दोनों में मियोसिस करा दो। और मियोसिस डिवीज़न जब होगी ना तो इनका 2n जो है वो n में बदल जाएगा, इनका 2n भी n में बदल जाएगा। तो जब n और n कंबाइन होंगे तो 2n आएगा ना,
तो 2n आएगा। तो कुल मिला के जो हमारा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके जर्म सेल्स में, स्पर्म या ओवा में मियोसिस होती है, जिसकी वजह से जो हमारे गैमेट होते हैं वो n हो जाते हैं, और जब 2n मिलते हैं तो बेबी हमारा 2n का होता है। इसलिए मियोसिस हमेशा जर्म सेल्स में होती है। हालांकि जो माइटोसिस होती है बच्चों, माइटोसिस में सिंपली क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, उसमें जो है प्लॉइडी का कोई खेल नहीं है। उसमें अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि मेरा एक सेल है 2n, तो उससे 2 और सेल निकलेंगे, ये भी 2n का होगा और ये भी 2n का होगा। और इसमें हम n वाले क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि बाद में जाकर इसे किसी से कंबाइन नहीं करना है, इसे कहीं जाके फ्यूज़ थोड़ी होना है किसी स्पर्म या ओवम के साथ, नहीं होना है ना, बाकी बॉडी सेल्स थोड़ी फ्यूज़ होते हैं। तो इसीलिए अगर मैं इनको प्रोड्यूस भी करूँगी तो इसको मैं सेम प्लॉइडी यानी 2n के साथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ओके, अब हम समझते हैं एज पर द बुक कि हमारी बुक क्या बोलती है। बच्चों मियोसिस में जो है क्या होता है, 2 बार डिवीज़न होती है और 4 डॉटर सेल मिलते हैं। यहाँ देखो, मियोसिस में हमारे 4 डॉटर सेल मिलते हैं, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल मिलते हैं। पहला डिफरेंस है कि मियोसिस में हमें 4 डॉटर सेल मिल रहे हैं और हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बताया ना मैंने, 2n से n हो रहे हैं, हाफ हो गए ना, तो हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर हमारा आ जाता है ह्यूमंस में, जो हमारा टेस्टिस है वो मेल में होता है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और ओवरीज जो है वो फीमेल में होती है जो कि एग प्रोड्यूस करती है, जिसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। प्लांट्स में एंथर जो है वो मेल पार्ट होता है जो पोलन फॉर्म करता है, और ओवरी फीमेल पार्ट होती है जो एग फॉर्म करती है, वहाँ पर भी मियोसिस होती है। तो स्पर्म और एग जब कंबाइन होंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान तो हमें ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर 2n मिल जाएगा। दैट इज़ द बेसिक थिंग। ओके, नाउ अब हमारा जो है क्या होगा जब सेल डिवीज़न जो है वो गलत हो जाएगी। मान लो, अब देखो हर चीज़ में गलती हो सकती है, सेल डिवीज़न हो रही है, नेचुरल प्रोसेस है, उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। अगर माइटोसिस हो रही थी और उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न स्टार्ट हो गई, गलती हो गई, तो ट्यूमर बनता है। आपने सुना होगा ना, ट्यूमर हो गया इसको। तो ट्यूमर ऐसे ही बनते हैं कि माइटोसिस गड़बड़ा गई, उसमें सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो गई, ट्यूमर बनने स्टार्ट हो गए। और अगर मियोसिस में एरर होगा तो क्योंकि मियोसिस इज रिलेटेड टू जर्म सेल, जिससे न्यू अपकमिंग बेबी आएगा, तो बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये इसका डिफरेंस हो गया। टेबल में आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसी का कंबाइन आपका एक शॉर्ट फॉर्म है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल, मियोसिस में 4 डॉटर सेल। माइटोसिस में सेम क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल। हाँ बच्चा, यहाँ रखना ये ध्यान कि माइटोसिस में ना बिल्कुल कॉपी बनती है सेल की, एकदम डिक्टो सेम। बट मियोसिस में ना क्या होता है कि जब 2 सेल कंबाइन होते हैं, स्पर्म और ओवम, तो बेबी ना सिमिलर बनता है, एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं बनता। आप भी अपने पेरेंट्स जैसे हो, बिल्कुल पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो, तो वहाँ पर आपका जो है जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है चीज़ें। और जो हमारी माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होती है, बॉडी सेल्स में, और मियोसिस मात्र रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। पर्पस क्या है, माइटोसिस ग्रोथ में, रिपेयर में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जेनेटिक डाइवर्सिटी देने में काम आती है। अब हमारी बात करते हैं हम माइटोसिस के सिंपल वर्ड्स में। तो 1 पेरेंट है, उसने डिवाइड किया, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर दिए, उनका सेम डीएनए था, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो अब सेल थ्योरी क्या है बच्चों? सेल थ्योरी जो है ना वो एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके दिया था सेल के बारे में। तो सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि सेल के बारे में दी गई थी बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर, और इसमें हमारे मेन यहाँ पर ये रहे साइंटिस्ट, किस ईयर में उन्होंने दिया और क्या दिया, यही सारी चीज़ें, और ये टोटल जो है आपकी सेल थ्योरी है। तो पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक आए 1665 में, उन्होंने सबसे पहले सेल जो है ऑब्जर्व किया था कॉर्क में से। फिर हमारे जो है मैथियास शिल्डन आए, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में प्लांट्स ये बताया कि प्लांट्स जो हैं वो भी सेल से बनते हैं। फिर हमारे थियोडर श्वान आए, जर्मन जूलॉजिस्ट 1839 में, जिन्होंने ये बताया कि सारे एनिमल्स भी सेल से बनते हैं। फिर हमारे रुडोल्फ विर्को आए, जर्मन साइंटिस्ट 1855 में, इन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। और ये सारा का सारा ये जो बताया है ना, यही सेल थ्योरी है जो कि इन साइंटिस्ट ने बताई। तो कॉन्क्लूज़न क्या निकला? कॉन्क्लूज़न ये निकला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, और एक सेल से भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा सेल से भी बनते हैं। सेल बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल किसी भी लिविंग बीइंग की, और जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ये आपका सेल थ्योरी है, ठीक है।
डू सेल ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। अब हमें पढ़ना है कि क्या सेल ज़िंदगी भर ग्रो होते रहते हैं और रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। सो बच्चा होता क्या है कि हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, हर किसी की अपनी एक ज़िंदगी का एक अंतिम चरण आता ही आता है, सेल का भी आ जाता है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। अब ये एक न्यू टॉपिक है अगेन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है बच्चों कि जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये सेल ग्रो हो रहा है, ठीक है मैम, प्रॉब्लम नहीं है, कर लो ग्रो। ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, फिर ग्रो हुआ और बड़ा हुआ। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसने देखा कि यहाँ पर इस एरिया में कोई दूसरा सेल है, तो इसने क्या किया, अपनी ग्रोथ खुद ब खुद रोक ली। जैसे ही ये कांटेक्ट में आया, इसने अपने आप को इनहिबिट किया। कांटेक्ट यानी टच किया, इनहिबिट यानी रोक लिया। क्या रोक लिया, अपनी ग्रोथ रोक ली। क्यों रोक ली, क्योंकि इसे पता चल गया कि अगल बगल अब मेरे सेल्स हैं। तो कुल मिला के हर सेल में ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जिसके थ्रू वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, ठीक है। कब, जब वो किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं। तो सेल डिवीजन रुक जाती है जब सेल अपने नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आता है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये नेचुरल सिग्नल होता है, बिल्कुल नेचुरल, इसे हम नहीं करवाते, खुद से होता है। और जो हमारे कैंसर सेल होते हैं बच्चों, जो हमारे कैंसर सेल होते हैं ना, उसमें ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से गुम हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तभी वो कैंसर सेल बनते हैं। यानी हमारे नॉर्मल सेल में जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है तो वही चेंज हो जाते हैं कैंसर सेल में। इसका मतलब कैंसर सेल की क्या खास बात है कि वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करता है, वो नहीं देखता अगल बगल कौन है, ऊपर नीचे कौन है, सिर्फ ग्रोथ करता रहता है। और उस ग्रोथ से बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते 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 ट्यूमर बना लेते हैं, है ना। बहुत सारे सेल कंबाइन होकर ट्यूमर बना लेते हैं। और इस ट्यूमर के भी फिर फर्दर आपके दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है बेनिन ट्यूमर एंड द सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में क्या फ़र्क है, बेनिन ट्यूमर एक जगह पर रहता है, बिल्कुल सुशील है, एक जगह पर हो गया वही रहेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर लेकिन बड़ा खुरापाती है, एक जगह होगा और फिर नियर बाय टिश्यू को भी परेशान करेगा और बाकी पार्ट्स में भी फैलेगा, बाकी पार्ट्स में भी फैलेगा। हमारा बच्चों प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ को हम पीसीडी भी बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सेल्स जो है ना वो नेचुरल तरीके से अपने आप को मार देते हैं। यानी हर सेल में ये कैपेबिलिटी है कि जब वो ख़राब हो जाए या फिर उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आ जाए तो वो क्या करता है, वो अपनी खुद की ही डेथ करा लेता है नेचुरल तरीके से, कंट्रोल तरीके से, जेनेटिकली रेगुलेटेड मैनर में। दैट इज़ नॉन एज प्रोग्राम सेल डेथ। फिर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी रिजिड सेल वॉल होती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि वो क्यों नहीं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते तो आप लिख दोगे क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल है। सो बेसिकली उनका जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। अब द लास्ट टॉपिक इज साइंटिस्ट स्पॉटलाइट। साइंटिस्ट स्पॉटलाइट में हमें 3 मेन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, कैमिलो गोल्गी, अरुण कुमार शर्मा एंड गॉटलिब हैबरलैंड। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, बस ये आपको समझना है। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी की थी जो है ओल के सेल्स में। एंड अरुण कुमार शर्मा ने जो है क्रोमोसोम पे अपना काम किया था, जिसकी वजह से उनको जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था। और जो हमारे गॉटलिब है उन्होंने जो है क्या करा था, ये बताया था कि कोई भी लिविंग प्लांट सेल्स जो होता है वो आपका चाहे उसका परमानेंट टिश्यू ही क्यों ना हो, वो डेवलप कर सकता है बहुत सारे सूटेबल न्यूट्रिएंट्स को और कंडीशंस को, और इसी एबिलिटी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ टोटीपोटेंसी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा कि एनी लिविंग प्लांट सेल इवन फ्रॉम अ परमानेंट टिश्यू कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। यानी कोई भी लिविंग प्लांट सेल जब बेसिकली उसमें चाहे वो परमानेंट टिश्यू ही क्यों ना हो, वो डेवलप हो सकता है पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्लांट में, जब उसे अच्छे खासे न्यूट्रिएंट और कंडीशन मिले। और इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी एबिलिटी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो बच्चों, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए देन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। Please ask in comment section. I will surely answer. Thank you so much.